हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर को। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में सीखा है? हमने सीखा है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं थैलेसीमिया के बारे में। देखिए, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों का रिलेशन किससे है बेटा? आरबीसी से है। दोनों का रिलेशन किससे है? हीमोग्लोबिन से है। ठीक है, तो बहुत ही छोटे अंतर होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक, थैलासीमिया। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा थैलासीमिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये थैलासीमिया क्या है बेटा? देख, थैलासीमिया क्या है? ये एक तरीके का मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो पहली बात क्या लिखेंगे? इट इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या है बेटा? ये एक तरीके का मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब सर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? तो बेटा देखो, ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। यानी ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो क्या है बेटा? डिसऑर्डर्स which follows Mendelian pattern of inheritance. Mendelian pattern of inheritance are called Mendelian disorder. ठीक है सर। अब देखिए बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर भी तीन तरीके के थे। हमारे पास था ऑटोसोमल रिसेसिव, हमारे पास था ऑटोसोमल डोमिनेंट और हमारे पास था सेक्स लिंक्ड। ठीक है, तो ये कैसा है बेटा? ये थैलासीमिया कैसा है? ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या है बेटा? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। इसकी जो इनहेरिटेंस होती है वो कैसी होती है? क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है? कैसी होती है बेटा? क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है? तो सर आंसर ये है कि इसकी जो इनहेरिटेंस है बेटा वो क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, तो इसकी इनहेरिटेंस कैसी है बेटा? क्वांटिटेटिव है। अब सर, ये क्या होती है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस? बेटा इसको पहले भी क्लासेस में मैंने डिस्कस कर रखा है, अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक है कैपिटल टी। ठीक है, कैसा होगा बेटा? ये टॉल होगा। फिर आपके पास है इस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा होता है बेटा? टॉल होता है। फिर आपके पास है स्मॉल टी, ये कैसा होता है बेटा? डॉर्फ होता है। अब देखो इधर, यहाँ पर जीनोटाइप का डिफरेंस है कि नहीं है? यहाँ पर जीनोटाइप का डिफरेंस है, बिल्कुल है। यहाँ पर दो डोमिनेंट है, यहाँ पर केवल एक डोमिनेंट है। तो जीनोटाइप का डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर इनका फिनोटाइप कैसा दिख रहा है बेटा? सेम दिख रहा है। इनके फिनोटाइप में आप कोई डिफरेंस नहीं बता पाओगे। यहाँ पर केवल एक ही डोमिनेंट एलील है, यहाँ पर दो डोमिनेंट एलील है, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक डोमिनेंट एलील है कि दो है। मतलब डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो यहाँ पर डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर दो डोमिनेंट है, यहाँ पर कितना डोमिनेंट है? केवल एक डोमिनेंट है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये टॉल ज़्यादा टॉल होगा या फिर कम टॉल होगा। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं बेटा? ऐसे इनहेरिटेंस को कहते हो आप क्वालिटेटिव। जहाँ पर एलील्स के नंबर्स का फर्क नहीं पड़ता वो क्या है? क्वालिटेटिव है। अब यहाँ पर देखो, सपोज करो कैपिटल टी हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो और स्मॉल टी हो। दो डोमिनेंट हैं तो ये वाला इसे ज़्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, एक डोमिनेंट है, ये वाला थोड़ा क्या हो? कम लंबा हो। एक भी डोमिनेंट नहीं है, ये वाला क्या हो जाए? बहुना हो जाए। देखो अब क्या, दोनों जब थे तब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। जब दो में से केवल एक एलील डोमिनेंट था तो लंबा हुआ, लेकिन थोड़ा कम लंबा हुआ। यहाँ पर क्या हुआ बेटा? एक भी डोमिनेंट नहीं था तो क्या हुआ? ये बौना हो गया। अब यहाँ पर देखो, इस बात का फ़र्क पड़ रहा है ना, दो हैं तो ज़्यादा लंबा है, एक है तो थोड़ा कम लंबा है। यहाँ पर एक भी नहीं है तो देखो एकदम बौना है। तो यहाँ पर इस वाले में क्या हो रहा है बेटा? इस वाले में हो ये रहा है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इफेक्ट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं फिनोटाइप पर। देखो यहाँ पर फिनोटाइप सेम है,
तो यहाँ पर बेटा फिनोटाइप सेम नहीं है। तो कुल मिला के हम क्या कहेंगे कि ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर देखो 2 हैं ज़्यादा लंबा है, 1 है कम लंबा है, लेकिन यहाँ पर क्या था, चाहे 2 हैं तब भी वही है, 1 हैं तब भी वही है, दोनों का फिनोटाइप कैसा था, सेम था। तो ऐसे इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव कहते हो। और एक होगा बेटा यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि 2 डोमिनेंट है ज़्यादा लंबा, 1 डोमिनेंट है कम लंबा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपकी क्वांटिटेटिव है, डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा है कि नहीं वो कर रहा है। तो कैसा है बेटा, क्वांटिटेटिव है। ऐसी इनहेरिटेंस कैसी है बेटा, क्वांटिटेटिव है। आई होप समझ आ गया होगा बेटा अब आपको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। चलो बात क्या हो गई बेटा, बात हमने ये कर ली कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, बात हमने ये कर ली कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, बात हमने ये भी कर ली कि क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। फिर बात करते हैं कि बेटा एक्चुअली में क्या होता है, व्हाट हैपन इन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, व्हाट हैपन इन थैलेसीमिया, क्या थैलेसीमिया में होता है। देखो थैलेसीमिया में क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारी आरबीसी है। आरबीसी ऐसे बाई कॉन्केव होती है, हाँ सर होती है। इसमें क्या होते हैं बेटा, इसमें होते हैं हीमोग्लोबिन। इसमें क्या है बेटा, ये हमारा हीमोग्लोबिन है। क्या है ये, हीमोग्लोबिन है सर। देखो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है, लास्ट क्लास में हमने कहा था, बीच में क्या होता है, उसमें आयरन होता है। फिर क्या होती हैं उसमें 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। चलो ये मान लिया क्या है, ये अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, ठीक है। और क्या होते हैं बेटा इसमें, और इसमें 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं। ये क्या हो गया बेटा, 2 बीटा सब यूनिट्स हो गई। क्या है, बीटा सब यूनिट्स। क्या है बेटा, ये आपकी बीटा सब यूनिट्स हैं, ठीक है। अब अगर इस अल्फ़ा सब यूनिट्स और बीटा सब यूनिट्स की सिंथेसिस कम हो जाए तो क्या हीमोग्लोबिन सही से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो थैलासीमिया में एक्चुअली क्या होता है कि ये जो अल्फ़ा सब यूनिट्स है, यानी क्या है बेटा, ये अल्फ़ा पेप्टाइड चेन है। ये क्या है बेटा, ये आपकी बीटा पेप्टाइड चेन है। क्या है बेटा, ये बीटा पेप्टाइड चेन है, ठीक है। चलो देखो इधर, अब ये अल्फ़ा पेप्टाइड चेन है, बीटा पेप्टाइड चेन है। तो अगर इन अल्फ़ा पेप्टाइड चेन और बीटा पेप्टाइड चेन की सिंथेसिस सही से ना हुई तो क्या ये चेन बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी। हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो थैलासीमिया में क्या होता है, लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन की अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स की लेस सिंथेसिस होती है। किसमें बेटा, थैलासीमिया में, ठीक है। क्यों होती है, क्या होती है, रीज़न क्या है। तो रीज़न है बेटा इसका म्यूटेशन। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ थैलासीमिया, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ थैलासीमिया। यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, रीज़न ऑफ थैलासीमिया। थैलासीमिया का रीज़न क्या हो सकता है सर, देखिए थैलासीमिया का रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न हो सकता है बेटा म्यूटेशन इन जीन। कौन से जीन में म्यूटेशन, अरे भाई साहब ये क्या है, ये आपकी अल्फ़ा सब यूनिट्स और बीटा सब यूनिट्स क्या है, पेप्टाइड चेन है, कहाँ से बनी होगी, किसी जीन से बनी होगी। अगर उन जीन में ही म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या अल्फ़ा सब यूनिट बनेगी, नहीं बनेगी। बीटा सब यूनिट बनेगी, नहीं बनेगी, डिस्टर्ब बनेगी, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अगर म्यूटेशन हो जाए किसमें, जीन में। कौन से जीन में, ऐसे जीन में जो अल्फ़ा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट्स का क्या करती हैं बेटा, सिंथेसिस करती हैं। जीन विच synthesize अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन आई होप बेटा बात समझ आ रही होगी। नहीं समझ आ रही तो अभी और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है जिसके कारण थैलासीमिया हो जाता है। देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, एक नॉर्मल पर्सन में क्या है, हमारे पास क्या है बेटा, एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, देखो नॉर्मल पर्सन में क्रोमोसोम नंबर 11 होता है ऐसे। ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11 है, ठीक है सर, ये क्रोमोसोम नंबर 11 है। क्रोमोसोम नंबर 11 पर
एक जीन है बेटा जिसको नाम दिया है हमने HBB, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक जीन लोकस है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक जीन लोकस है, इस जीन को हमने नाम दिया है HBP, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा सब यूनिट, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा सब यूनिट्स, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना जरा, तो इसको मैं मिटाने वाला हूँ, फटाक से करो जरा तो, ठीक है। देखो अब इसको मैं मिटाता हूँ। देखो अब मेरे पास है बेटा एक, ये है क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये पूरा एक जीन लोकस है। क्या है, एक लोकस है। ये क्या है आपका, एक लोकस है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक क्रोमोसोम पेयर है कुछ ऐसे, ठीक है। इस पर बेटा दो जीन हैं। कितने जीन हैं, दो जीन हैं। एक जीन ये वाला है, एक जीन ये वाला है, यानी इस पर कितने लोकस हैं, इस पर दो लोकस हैं। एक को कहा मैंने HbA1, दूसरे को कहा मैंने HbA2। कितने जीन है सर, इस पर दो जीन है, HbA1 है और HbA2 है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर आप देखें, तो क्या हुआ बेटा, एक लोकस ये है और दूसरा लोकस ये है। तो इस पर कितने लोकस हैं, इस पर दो लोकस हैं, ठीक है। डिप्लॉयड सेल में एक लोकस के पास कितने जीन होते हैं सर, दो जीन होते हैं। देखो एक और ये दो लोकस हैं, तो टोटल कितने जीन होंगे, 4, 1 2 3 एंड 4। और ये दोनों क्या हैं बेटा, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्फा सब यूनिट्स, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, अल्फा सब यूनिट्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। कहाँ पर होते हैं सर ये होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पर, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये होते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस नॉर्मल पर्सन के अंदर एक लोकस है, कहाँ पर, क्रोमोसोम नंबर 11 पर, यानी कितने जीन हैं, दो जीन हैं। क्या बनाएंगे बेटा, बीटा सब यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है सर, बीटा सब यूनिट्स बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर दो लोकस हैं, क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, 16 है सर। कितने जीन हैं बेटा, 4 जीन हैं। कितने सब यूनिट्स बना रहे हैं, अल्फा सब यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला भी रिस्पॉन्सिबल है अल्फ़ा के लिए, ये वाला भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अल्फ़ा के लिए। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर हो जाए म्यूटेशन इन HBB जीन, HBB जीन में म्यूटेशन होगी तब क्या हो सकता है, जब HBB में म्यूटेशन होगी तो क्या हो सकता है, ठीक, वही हो सकता है जो मंजूर खुदा हो सकता है। देखो बेटा इधर यहाँ क्या है बेटा, इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने के बाद क्या है, बीटा सब यूनिट अच्छे से बनेंगी, नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, एबनॉर्मल बीटा सब यूनिट बनेंगी। ये जो आपका म्यूटेटेड HB जीन है, म्यूटेटेड HBB जीन है, ये क्या करेगा बेटा, ये एबनॉर्मल बीटा सब यूनिट्स बनाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए बेटा, म्यूटेशन इन ऐसे लिखता हूँ बेटा, म्यूटेशन इन HbA1 एंड HbA2,
क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, ये हो गए हमारे क्रोमोसोम, ठीक है सर, म्यूटेटेड हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका HbA1 है, कैसा है, म्यूटेटेड है, ठीक है। ये वाला भी कैसा है, HbA2 है, ये भी कैसा है बेटा, ये भी आपका म्यूटेटेड है, ठीक है, ये भी म्यूटेटेड है। तो क्या हो रहा है बेटा, बीटा सब यूनिट्स एबनॉर्मल बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, नो सिंथेसिस, म्यूटेट हो गया, कोई सिंथेसिस नहीं कर सकता, हो सकता है एबनॉर्मल बन रही हो या फिर कोई सिंथेसिस ना हो रही हो, दोनों बातें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्फ़ा सब यूनिट सिंथेसिस अफेक्टेड होगी कि नहीं होगी, अल्फ़ा सब यूनिट सिंथेसिस अफेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये थैलासीमिया किसके कारण होता दिख रहा है बेटा, ये ऐसे दिख रहा है कि बीटा में क्या हो जाए, ये आपकी जो HBB जीन है इसमें म्यूटेशन हो जाए तो बीटा सब यूनिट्स की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है सर। अगर HbA1 या HbA2 में कोई म्यूटेशन हो जाए तब किसकी सिंथेसिस नहीं होगी, अल्फ़ा सब यूनिट की सिंथेसिस नहीं होगी। तो टोटल मिला के 6 जीन ऐसे हैं जो क्या करा रहे हैं बेटा, पेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ थैलासीमिया कितना हो सकता है, 2, एक तो होगा बी वाला, अगर HBB में जीन में म्यूटेशन हो गई तो बीटा थैलासीमिया है, क्योंकि बीटा सब यूनिट नहीं बनेगी। अगर HbA1 HbA2 में क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई, तो क्या है बेटा, वो अल्फ़ा थैलासीमिया है, क्यों, क्योंकि उसमें अल्फ़ा सब यूनिट की सिंथेसिस क्या होगी, प्रभावित होगी, ठीक है। तो इसी आधार पर हम लिख लेते हैं बेटा थैलासीमिया के प्रकार। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं छोटी सी, टाइप्स ऑफ थैलासीमिया, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थैलासीमिया, वन इज़ अल्फ़ा थैलासीमिया, वन इज़ अल्फ़ा थैलासीमिया, ठीक है, एंड वन इज़ बीटा थैलासीमिया, वन इज़ बीटा थैलासीमिया। सर व्हाट हैपन इन अल्फ़ा थैलासीमिया, लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा सब यूनिट, लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा सब यूनिट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, लेस सिंथेसिस ऑफ बीटा सब यूनिट। बेटा NCERT ने एक वर्ड लिखा है डिलीशन का, उन्होंने क्या लिखा, डिलीशन का लिखा। अगर डिलीशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, डिलीशन हुआ, तो यहाँ पर क्या होगी, बीटा चेन नहीं बनेगी। यहाँ पर डिलीशन होगा तो क्या नहीं बनेगी, अल्फ़ा चेन नहीं बनेगी। एबनॉर्मल सब यूनिट्स की तो बात ही जाने दो कि एबनॉर्मल बनेगा, वो बनेगा ही नहीं, नॉर्मल एबनॉर्मल की बात ही नहीं है, ठीक है। अगर डिलीशन हुआ तो उसने रीज़न लिखा है थैलासीमिया का डिलीशन, जबकि वहाँ पर क्या था, आपके सिकल सेल एनीमिया में क्या था, वहाँ पर था बेटा सब्सटीट्यूशन, याद रखेंगे। वहाँ पर भी रिलेशन किससे था, RBC से था, यहाँ पर भी किससे है, RBC से है। वहाँ पर किससे था, वहाँ पर सब्सटीट्यूशन से था। यहाँ पर किससे है, यहाँ पर आपके डिलीशन से है, ठीक है, याद रखेंगे। बाद में हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझने के प्रयास कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या हम समझे हैं, अभी के लिए हम समझे हैं कि मेरा जो थैलासीमिया है बेटा कितने टाइप का है, 2 टाइप का, अल्फ़ा थैलासीमिया एंड बीटा थैलासीमिया। अल्फ़ा थैलासीमिया में क्या होगी, लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा सब यूनिट, बीटा थैलासीमिया में क्या होगी, लेस सिंथेसिस ऑफ बीटा सब यूनिट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो इधर रफ करता हूँ बेटा मैं, चलिए आगे देखते हैं। देख बेटा इधर अल्फ़ा थैलासीमिया है तो क्या होगी, लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा सब यूनिट। तो अल्फ़ा थैलासीमिया किसकी वजह से हुआ होगा बेटा, ये हुआ होगा म्यूटेशन इन, कहाँ म्यूटेशन हुई होगी, इस वाले जीन में या फिर इस वाले जीन में, इस वाले में हुई होगी ना, क्योंकि यही तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अल्फ़ा सब यूनिट के लिए। तो म्यूटेशन इन HbA1 एंड HbA2 जीन, इसमें म्यूटेशन हुई होगी बेटा, जिसके कारण क्या हो रही है, अल्फ़ा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया का रीज़न क्या है, म्यूटेशन कहाँ पर हुई है, HbB जीन में। तो ये किसका, इसके पीछे का रीज़न क्या है बेटा, इसके पीछे का रीज़न है म्यूटेशन इन HbB जीन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो इधर,
अब बात करते हैं बेटा कि अगर दो पेरेंट्स हैं, दोनों क्या हैं बेटा, मतलब पेरेंट्स हैं, अगर वो मेल हैं फीमेल हैं, दोनों कैरियर हैं, तो उनके बच्चों में चांसेस हैं किसके बेटा, थैलेसीमिया के। ठीक है, तो ये बात है किसकी बेटा, थैलेसीमिया के इनहेरिटेंस की। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक आपने सुना होगा थैलेसीमिया मेजर एंड थैलेसीमिया माइनर। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर मेरे पास एक 2 क्रोमोजोम है। ये है क्रोमोजोम नंबर कौन सा, ये है क्रोमोजोम नंबर 11। कौन सा बेटा, क्रोमोजोम 11 है। ठीक है, कौन कौन सा जीन है यहाँ पर, HBB जीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास एक क्रोमोजोम है ऐसे। कौन सा क्रोमोजोम है सर, ये क्रोमोजोम 16 है, क्रोमोजोम नंबर 16 है, जिस पर क्या है 2 जीन हैं। ठीक है, और बहुत एनसीईआरटी ने कहा टाइटली लिंक्ड है। टाइटली लिंक्ड है मतलब एकदम पास पास हैं और हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, इनके जो लोकस हैं ये क्या है बेटा, बहुत पास पास हैं, ये हमेशा साथ रहते हैं, यानी टाइटली लिंक्ड है। इसको आपने नाम दे दिया बेटा HbA1 एंड HbA2। ठीक है, कोई दिक्कत है, HbA1 HbA2। हम क्या कह रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पर HbA1 ये है, तो ये भी क्या है, HbA1 है। ठीक है, ये भी क्या है, HbA2 है। ठीक है, यहाँ पर कितने जीन हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 ऐसे हैं जो किसके सिंथेसिस करेंगे, ये सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसाइज अल्फा सब यूनिट। ठीक है, अल्फा सब यूनिट को बनाने के लिए आपके पास 4 अलग अलग जीन है। कोई एक जीन डिफेक्ट हो गया, देखो इफ वन जीन म्यूटेटेड, कोई एक जीन म्यूटेटेड हो गया, तब भी तो 3 है ना अल्फा बनाने के लिए, अल्फा सब यूनिट बनाने के लिए तब भी तो 3 है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इवन 2 हो गया, इफ 2 जीन म्यूटेटेड, ठीक है, तब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थैलासीमिया रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा वो मतलब सीवियर नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, रहेगा, क्योंकि 2 जीन अगर गायब हैं तो अल्फा सब यूनिट की सिंथेसिस तो कम हो जाएगी। केवल देखो 4 बना रही थी, 2 म्यूटेट हो गई, 2 नहीं बनाएंगी कितनी, केवल 2, तो अल्फा सब यूनिट भाई 4 बनाएगा तो ज़्यादा बनाएगा, 2 बनाएगा तो कम बनाएगा। ठीक है, तो अब अल्फा सब यूनिट कम बनेगी ना, कम बनेगी तो थैलासीमिया के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में अगर म्यूटेशन हुआ, एक जीन या 2 जीन में म्यूटेशन होता है तो उसको थैलेसीमिया माइनर कह दिया जाता है। अब मेजर कब होगा बेटा, इफ 3 जीन म्यूटेटेड, एक मिनट बेटा, इंक ज़्यादा हो गई है इसमें, मेरे हाथ में बह जा रही है, रुको एक मिनट। ठीक है, ऐसा लिखता हूँ, इफ 3 जीन म्यूटेटेड देन थैलेसीमिया अकर्स, तब क्या हो जाती है बेटा, थैलेसीमिया हो जाती है। ठीक है, और उस थैलेसीमिया को क्या कहोगे, थैलेसीमिया मेजर है वो। ठीक है, माइनर कब थी, एक आध जीन डिफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। 3 हो गए या फिर ये 4 हो गए डिफेक्ट, तो म्यूटेटेड हो गए, तब क्या करेगा बेटा, अल्फा सब यूनिट नहीं बनेगी। अच्छा, आप खुद सोचो कि पहले 4 मिलके एक काम कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं बेटा, केवल 1 कर रहा है, 3 तो म्यूटेट हो गए। ठीक है, तो अल्फा सब यूनिट ज़्यादा बनेगी कम बनेगी। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन बढ़ेगी, कंडीशन बनेगी किसकी, अल्फा थैलेसीमिया की। मेजर है कि माइनर हो बेटा, मेजर होगी, क्योंकि अल्फा सब यूनिट की सिंथेसिस बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, होगा क्या, जब अल्फा सब यूनिट्स ही नहीं बन रही हैं, बीटा सब यूनिट्स ही नहीं बन रहे हैं थैलासीमिया में, तब क्या होगा, तब बेटा हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी, ब्लड में कम हो जाएगी, आरबीसी में कम हो जाएगी, और आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ना, वो भी क्या होगी, प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात बेटा फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे इसका पूरा का, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं किसको बेटा, हम लोग कंपेयर करते हैं थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया को, क्योंकि इसका भी रिलेशन किससे है बेटा, इसका भी रिलेशन मेरी आरबीसी से है, और जो सिकल सेल एनीमिया था उसका भी रिलेशन किससे है, आरबीसी से है। तो एक जनरल कंपैरिजन करते हैं किसका, थैलेसीमिया का और उसका आरबीसी का। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लेता हूँ बेटा, मैं इसके सिम्टम्स लिख लेते हैं बेटा। इसके सिम्टम्स क्या होंगे बेटा, लेस हीमोग्लोबिन इन आरबीसी में आपको कम हीमोग्लोबिन दिखेंगे। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस ही कम होगी। क्यों, क्योंकि अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट ही डिस्टर्ब हैं जो हीमोग्लोबिन को बनाती है। ठीक है, अब ऐसे पर्सन को क्या ज़रूरत पड़ेगी बेटा, ऐसा पर्सन को ज़रूरत पड़ेगी रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, रेगुलर ब्लड
ट्रांसफ्यूज़न 1 से 2 महीने के बाद, क्योंकि देखो आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। अब मान लो मुझे थैलासीमिया है, मुझे 1 जनवरी को आरबीसी चढ़ाई गई है, किसी दूसरे के आरबीसी चढ़ाई गई है, वो तो एकदम फ्रेश होगी ना, उसका तो हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन तो मेरे डीएनए में है, उसके डीएनए में थोड़ी है, ठीक है। तो होगा क्या, वो आरबीसी मेरे अंदर जब तक जिंदा रहेगी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती रहेगी, बट उसका लाइफ स्पैन तो 120 डेज के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो 2-2.5 महीने, 1 आध महीने उसने अपने उस शरीर में गुजारा होगा जहाँ से वो आई है। मान लो मेरे फादर ने ही मुझको ब्लड दिया, तो उनके अंदर आरबीसी जो बनी है वो 1 आध महीने उनके अंदर रही होगी। अब बचा 90 दिन का लाइफ स्पैन, तो वो कहाँ गुजारा, उसने मेरे अंदर गुजारा, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर वो डिग्रेड हो जानी है, यानी ख़त्म हो जानी है, नष्ट हो जानी है, ठीक है। तब क्या होगा बेटा, तब फिर से मेरी आरबीसी वही आ जाएगी जिसमें क्या है, थैलासीमिया है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, कम है। तो मुझे फिर से किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, ब्लड की, ठीक है। तो हर 2-3 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चाहिए। और सिम्टम्स क्या है, लेस हीमोग्लोबिन या आरबीसी, तो इससे क्या होता है बेटा, पेशेंट जो है ना वो एनीमिक हो जाता है। पेशेंट कैसा हो जाएगा, वो एनीमिक हो जाएगा, यानी उसको किसकी कमी हो जाएगी बेटा, उसको कमी हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये बात थी बेटा किसकी, थैलासीमिया की। अब हम कंपेयर करते हैं थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया को। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करिए फटाक से स्क्रीनशॉट। चलो बेटा इसको रफ करते हैं हम लोग। चलो एक तरफ लिखिए आप सिकल सेल एनीमिया, एक तरफ लिखा हमने सिकल सेल एनीमिया, और एक तरफ लिखा बेटा हमने थैलासीमिया। क्या लिखा बेटा, थैलासीमिया, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखते हैं बेटा, पहला क्या है, सिकल सेल एनीमिया जब भी होगी वो उसमें क्या होगा, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चाहिए। तो क्या होगा बेटा, इसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए उसको, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट नहीं कह सकते बेटा, आप ऐसे लिख दो, टू पेशेंट। ट्रीटमेंट का मतलब तो पूरी तरीके से ठीक हो जाना, ठीक तो नहीं हो सकती है, क्योंकि कैसे है बेटा, ये जेनेटिकल है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर भी क्या होता है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसमें जो आरबीसी है वो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, आरबीसी शेप इज चेंज्ड टू सिकल शेप। कैसे हो जाएगा बेटा, आरबीसी कैसे हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। कैसे हो जाती है, देख बेटा, ये आपकी एक बाई कॉनकेव क्या थी, आरबीसी थी, नॉर्मल आरबीसी। इसमें क्या था, ये हीमोग्लोबिन था, ऐसे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन ने क्या कर लिया, पॉलीमराइजेशन कर लिया, और क्या बना लिया बेटा, एक ऐसे चेन बना लिया जिसकी वजह से क्या होती है, ये ऐसे सिकल शेप हो जाती है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, बीटा चेन तो है, बीटा चेन है, लेकिन वो बीटा चेन क्या है, एब नॉर्मल बीटा चेन है, जिसने क्या किया है, पॉलीमराइजेशन कर लिया है, जिसके कारण इसका शेप कैसा हो गया, सिकल शेप हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा हमने क्या कहा कि जब ये जीन डिफेक्ट कर जाएगा, यानी ये जो आपका HBB जीन था यहाँ पर जो आपने लिखा था अभी, ये वाला जिसका म्यूटेशन करा दिया, तो उसमें बेटा बीटा सब यूनिट्स क्या होंगी, नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी, क्योंकि NCERT ने ये माना है कि ये क्या है बेटा, ये इसका हो जाता है डिलीशन। जब यहाँ से इसका डिलीशन हो गया तब ये बीटा सब यूनिट बनने का कोई चांस ही नहीं है ना, एब नॉर्मल बीटा सब यूनिट्स की बात ही नहीं है, बनेगी ही नहीं, एब नॉर्मल सब यूनिट्स की बात ही नहीं है। क्या होगा बेटा, बनेगी नो सिंथेसिस, कोई
बीटा सब यूनिट्स नहीं बनेंगी। जब बीटा सब यूनिट्स नहीं बनेंगी तो आप बताओ क्या हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो यानी हीमोग्लोबिन भी क्या होगा बेटा? कम बनेगा। तो आरबीसीज शेप क्या होता है? नॉर्मल होता है। आरबीसीज शेप नॉर्मल। शेप क्या होता है बेटा? इसमें आरबीसी का नॉर्मल होता है, ठीक। और कैसा होगा? ऐसे बाइकॉनकेव होगा, ठीक है। ये कैसा है बेटा? इसका नॉर्मल शेप है, ठीक है सर। अब बात आती है बेटा किसकी? अब बात आती है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी, ज़्यादा होगी, बट वो उसमें क्या होगा? बीटा चेन कैसी होगी? एबनॉर्मल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस डन, बट hemoglobin have abnormal बीटा चेन। इसमें क्या हो रहा है बेटा? हीमोग्लोबिन उतना ही बन रहा है, उसके बनने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन बन रहा है उसकी बीटा चेन जो है वो क्या है बेटा? एबनॉर्मल। इसमें क्या होगा? इसमें तो बीटा चेन ही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखोगे? लेस हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, लेस हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है। नोट डाल के बात एक लिख लीजिएगा इसकी इनहेरिटेंस के बारे में। अगर दोनों पेरेंट कैरियर हैं, ठीक है, तो आने वाली जनरेशन जो होगी वो कैसी होगी बेटा? उसमें क्या हो देखने को मिलेगा? आपको थैलेसीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो बेटा। तो अभी हमने आज बात किसकी करी? आज हमने बात करी किसकी बेटा? थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया को किसके साथ कंपेयर किया? थैलेसीमिया को हमने कंपेयर किया किसके साथ? सिकल सेल एनीमिया के साथ, ठीक है। अभी थोड़ा सा 2 पॉइंट इसमें और लिखने के कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था बेटा? सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा था कि सिकल सेल एनीमिया का रीज़न क्या था, इसका रीज़न क्या था, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये था कि इसमें क्या हुआ था बेटा? इसमें म्यूटेशन हुआ था। इसमें कहाँ पर हुआ था म्यूटेशन? इसमें हुआ था म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन हुआ था। इसमें म्यूटेशन कहाँ हुआ था बेटा? इसमें हुआ था बीटा सब यूनिट्स के लिए। किसके लिए हुआ था बेटा? बीटा सब यूनिट्स के लिए हुआ था। इसमें किसके लिए हुआ था? इसमें म्यूटेशन हुआ था तो एब नॉर्मल बीटा सब यूनिट बनी थी, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ बेटा मैं, क्या बने थे? एब नॉर्मल बीटा सब यूनिट बनी थी, ठीक है। कौन से क्रोमोसोम पर बनी थी बेटा? तो वो बने थे क्रोमोसोम नंबर 16 पर, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में कौन इन्वॉल्व था? इसमें इन्वॉल्व था क्रोमोसोम नंबर 16। और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? देखो बेटा, ये था आपका क्रोमोसोम नंबर 16 नहीं बेटा, ये सॉरी गलत हो गया, इसको 11 कर लो। इसमें कौन इन्वॉल्व है बेटा? इसमें इन्वॉल्व है क्रोमोसोम नंबर 11। यहाँ पर कौन इन्वॉल्व था? यहाँ पर था क्रोमोसोम नंबर 11 भी इन्वॉल्व था, देखो, जहाँ पर बीटा के लिए जीन है। और ये बेटा क्रोमोसोम नंबर क्या है? 16 है, ठीक है। अल्फ़ा के लिए जो था वो 16 था, बीटा के लिए जो था वो 11 था। तो यहाँ पर कौन इन्वॉल्व था? यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 11 इन्वॉल्व था। यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होगा बेटा? यहाँ पर अल्फ़ा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट दोनों प्रभावित होती हैं, इसलिए इसमें क्रोमोसोम 16 एंड क्रोमोसोम 11 इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या हुआ था? इसका जो एक्चुअल रीज़न था उसमें ये माना गया कि ये जो बीटा सब यूनिट्स का जो जीन था, कहाँ पर? ये जो HBB जीन है ना, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ है सब्स्टिट्यूशन। इसमें जो म्यूटेशन हुआ है वो कैसा म्यूटेशन है बेटा? वो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कैसा म्यूटेशन था। इसमें क्या हुआ है बेटा? इस वाले में थैलासीमिया में ये माना गया है कि इसमें क्या होता है बेटा? इसमें डिलीशन होता है, ठीक। वो पार्ट ही क्या होता है? वो न्यूक्लियोटाइड ही क्या होता है? डिलीट हो जाता है। वो न्यूक्लियोटाइड ही डिलीट हो जाएगा तो फिर जो आपकी बीटा चेन की सिंथेसिस है या फिर अल्फा चेन की सिंथेसिस है वो डायरेक्टली प्रभावित होगी, ठीक है। बेटा आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम भी होगी। क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी बेटा। अगर चैनल पर नए हों आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ जिसका नाम है फेनिलकीटोन्यूरिया, ठीक है। उसके बारे में फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है।